नमस्कार, स्वागत है आपका R9 टीवी पर। आप देख रहे हैं महापंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। सियासत और सिनेमा का समीकरण वैसे तो ठीक नहीं बैठता, लेकिन समय समय पर सिनेमाई चेहरों का इस्तेमाल विपक्ष योद्धा को चित करने के लिए किया जाता रहा है। उन हालात में ऐसा भी होता है कि जो कार्यकर्ता या नेता टिकट की लाइन में लगा होता है, वो पैराशूट उम्मीदवार के आने पर स्वागत की लाइन में खड़ा नजर आता है। इधर कंगना भी सिनेमा से सियासत की बनने वाली कड़ी में जुड़ती नजर आ रही हैं। उनकी मां बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। सिनेमा के चेहरे, सियासत के मोहरे, आज इसी पर हम महापंचायत करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री मौजूद है। स्वागत है सर आपका। सिनेमा और सियासत के इसी कनेक्शन पर आज महापंचायत में हम बहस करेंगे कि कार्यकर्ता एक जो है वो दिन रात मेहनत करता है, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए तमाम काम कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन किसी दिन पैराशूट एंट्री होती है किसी अभिनेता अभिनेत्री की और टिकट उनको मिल जाता है। हमारे साथ तमाम गेस्ट चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन आपसे करा दूं, सपा के प्रवक्ता हमारे साथ सुनील सिंह साजन इस वक्त जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ओमकार नाथ सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अमित पुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं पॉलिटिकल एनालिस्ट के विक्रम राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोशल एनालिस्ट प्रोफेसर DR साहू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। PSPL के प्रवक्ता दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। सियासत में वैसे तो कोई उसूल नहीं होता, कोई गणित नहीं होता। चाणक्य की नीति कहले साम दाम दंड भेद, यही काम आती है। जब जब सिनेमा के चेहरे कह सकते हैं सियासी समीकरण में फिट बैठे, उनका इस्तेमाल हुआ है। कंगना भी उसी राह पर जाती नजर आ रही है। देखिए, ये उभय पक्षीय मामला है, केवल उनका इस्तेमाल नहीं। वो भी चाहते हैं कि ये ग्लैमर जी लिया जी, लेकिन इस ग्लैमर में मुसीबत ये है, रुपया पैसा तो खूब है जी, गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर, हॉलैंड पोलैंड चाहे जहां घूमो वो तो है, लेकिन एक इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर या एक नगर पालिका का इंस्पेक्टर या एक दरोगा आपके सारे ग्लैमर को ध्वस्तीभूत कर देता है। बिजली विभाग का एक इंजीनियर, वो सुनील साजन का वहां जलवा ज्यादा होगा, दीपक मिश्रा का ज्यादा होगा, ओंकार नाथ सिंह का ज्यादा होगा, अमित पुरी का ज्यादा होगा। रुपया उनके पास ज्यादा हो सकता है, तो आदमी सोचता है ये तो कमा लिया, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा जो आना चाहिए। भाई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर से मिलना है तो भी आपको अर्जी देनी पड़ेगी। आप ये थोड़ी नहीं कह सकते कि जरा आ जाओ शाम को घर। ये उस ताकत की खोज में जाते हैं। जैसे पहले शिष्य ऋषि के आश्रम जाते थे विज्ञान और विज्ञान की खोज में, सत्य की खोज में, मोक्ष के कामना के साथ, वैसे ये लोग जाते हैं। और राजनेताओं को ये इसलिए अच्छे लगते हैं, ये पले पलाए बच्चे हैं, इनका लालन पालन नहीं करना ना, इनको बोतल से दूध थोड़ी ना पिलाना ना, इनको आगे बढ़ाने के लिए 30 साल का इंतजार करना है। भाई अभी तो आगे बढ़ रहा है, 30 साल में ऐसा हो जाएगा, चलो फिर कुछ चलने लगेगा सिक्का। ये तो रेडीमेड मटेरियल है चुनाव के लिए। आज भर्ती कीजिए, शाम को, कल सुबह पर्चा भरा दीजिए, 15 दिन में चुनाव जीत के आ जाएंगे। उसके बाद करेंगे क्या ये नहीं पता, कितना करेंगे यह भी नहीं पता, कितने दिन रहेंगे यह भी नहीं पता। तो मुझे कई बार लगता है कि राजनीतिक दलों के जो मुखिया हैं, उनके लिए ये सिनेमाई चेहरे जो राजनीति में जाने के उत्सुक होते हैं, वो एक औजार का काम करते हैं। मैं सुपारी किलर तो नहीं कहूंगा, वो शब्द ज्यादा हार्ड हो जाएगा, इसलिए औजार शब्द कह दिया, वो थोड़ा सुसंस्कृत है। अडवाणी को हराना है तो राजेश खन्ना को उतार दो, काम खत्म। अडवाणी की एक पॉलिटिकल यात्रा है 50-55 साल की, हरा दिया। बोले बहुगुणा से समस्या है, बच्चन साहब को लड़ा दो। बच्चन साहब भी 2.5 साल में भाग लिए, लेकिन बहुगुणा का तो चेहरा खराब कर ही दिए। बोले भाई 7 बार राम नाईक जीत चुके, मुंबई से हारते नहीं राम नाईक। बोले गोविंदा को लड़ा दो, गोविंदा को लड़ा दिया।
और उन्होंने जो गाना गाया मुंबई में, अखियों से गोली मारे, तो जीत के आ गए। राम नाईक आज तक ढूंढ रहे कि अखियों से गोली कैसे मारी जाती है, लेकिन हार गए राम नाईक। हमको उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन में इससे ज्यादा अपमानजनक दृश्य कभी नहीं पैदा हुआ। धर्मेंद्र जी रहे, सुनील साजन की पार्टी से अमर सिंह जी के सौजन्य से जयप्रदा जी रही। उन्होंने कुछ किया क्या पॉलिटिकल या सोशल लाइफ में? नहीं, कुछ नहीं किया। आपको भी उनकी जरूरत, उनको भी उनकी जरूरत। मुझे याद है एक बार शिवराज पाटिल जब गृह मंत्री थे नरसिंह राव के, मनमोहन सिंह के समय में, हाँ, यूपीए फर्स्ट में, तो एक दिन रात में हम और वो बैठे, वो भी इत्मीनान में थे, तो उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिकल करप्शन कैसे दूर हो सकता है। ऐसे अनौपचारिक चर्चा चल रही थी। मैंने कहा करप्शन दूर करने की बात कर रहे हो आप? अरे बताइए, देश के सारे अच्छे वकील, देश के सारे अच्छे डॉक्टर, सारे अच्छे अभिनेता अभिनेत्री अंत में, जीवन के अपने करियर के अंत में या बीच में ही कुछ तो इतने उत्साही हैं, राजनेता क्यों बनना चाहते? क्यों बनना चाहते? अनिल अंबानी की भी हसरत हुई कि राज्यसभा हो आए। उनको राज्यसभा की जरूरत थी क्या? वो तो खुद में सब लोग राज्यसभा लोकसभा सब हैं, लेकिन हुए ना। और रेखा को भी लगा, लता जी को भी लगा, चलो राज्यसभा हो लो एक बार, देखे। सचिन को भी लगा, सचिन तेंदुलकर जिनका कोई लेना देना नहीं, वो या तो क्रिकेट खेलते हैं या इन्वर्टर का विज्ञापन करते हैं, ल्यूमिनस बैटरी का, वो भी आ गए। तो मैंने कहा यहीं तक मामला नहीं रुकता। एक और अद्भुत बात है इस देश में। तो वो बड़ा उससे आश्चर्यचकित हुए, बोले आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है अमिताभ जी। मैंने कहा इस देश में जो बड़ा डकैत हुआ उसकी भी अंतिम इच्छा राजनेता बनने की रही। दो चार मारने वालों की बात नहीं कर रहा, जिसने सिंगल स्ट्रोक में 15-20 निपटाए वो भी फिर लोकसभा राज्यसभा ही आया, विधानसभा आया। क्यों? मैं ऐसे ऐसे वकीलों को जानता हूं जिनसे 3 मिनट, विक्रम राव साहब, 3 मिनट 5 मिनट केस डिस्कस करने की फीस 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए की पर्ची विक्रम राव कटाएंगे तो अंदर जाएंगे। केस लेंगे कि नहीं लेंगे ये सुनने के बाद बताएंगे। वो लोग पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करते हैं? मुफ्त में समय जाया कर रहे हैं क्या? नहीं। इसका मतलब राजनीति में कुछ ऐसा है जो बाकी किसी प्रोफेशन में नहीं। वही राजनीति के पतन का कारण है। लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं। राजनीति के पतन का कारण भी वही चीज है कि ऐसा जो है वो विचित्र है, वो संविधान की मूल मर्यादा के खिलाफ है, वो लोकलाज के खिलाफ है। और वो क्या है वो मैं यहां रख अपनी समझ से बता के फिर बहस में जाऊंगा। वो है कानून, लिखत पढ़त वाला कानून और कानून से उपजी परंपराएं, वो भी कानून जैसा ही मान रखती हैं। उनसे राजनेता बिना लिखत पढ़त के परे हो जाता है, ऊपर हो जाता है। जो बड़ा डकैत नहीं हो सकता, बड़ा सीए नहीं हो सकता, बड़ा उद्योगपति नहीं हो सकता, बड़ा डॉक्टर नहीं हो सकता, बड़ा अभिनेता नहीं हो सकता, कभी भी नेता हो जाता है। लटोरी सिंह यादव भी उससे ऊपर थे, बाबू दर्शन सिंह भी उससे ऊपर थे। पुराने लोग जानते होंगे उनका नाम। पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर भी उससे ऊपर नहीं हो पाए, लेकिन लटोरी सिंह हो गए थे क्योंकि वो नेता थे। इसलिए सारे तीर्थ एक बार, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, राजनीति हो गई गंगा सागर। इसीलिए आज आदरणीय कंगना रनौत जी की मां ने शाम हो सूर्यास्त की बेला में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश ले लिया, नारियल फोड़ दिया, रास्ता खुल गया।
अब स्वागत की तैयारी कर रहे अमित पुरी जी। विक्रम राव साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। सिनेमा के लोग आए, किसी भी फील्ड के लोग आए, लेकिन फिर राजनीति में कुछ योगदान तो दे, या केवल एक्सचेंज ऑफर है, वॉटर डील है, मैं तुम्हें एक सीट जिता दूंगा 15 दिन में। अब नेता ने कहा मैं तुम्हें कानून से ऊपर कर दूंगा, ईएमसी, बीएमसी, नगर निगम, नगर पालिका, जीडीए और एलडीए सबसे परे, चाहे जहां कोठी बनाओ, चाहे जहां बंगला बनाओ, चाहे जहां रहो, मूंछों पे ताव दो। क्या बस इतनी डील भरे? फिल्म स्टार को ले आया, क्या वो तुरूप का पत्ता हो गया, जीत जाएगा? मैं लखनऊ का वोटर हूँ और मुझे बड़े शर्म की बात मेरे लिए है कि मैं लखनऊ का वोटर हूँ। क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार हारे यहाँ से, 55 और 57 में। उनके खिलाफ फिर चुनाव लड़ाया गया राज बब्बर को। क्या राज बब्बर थे? राज बब्बर तो जीत जाते, यहाँ तक अफवाह थी, क्योंकि अखबार समूह काम कर रहा था उनके लिए। फिर समाजवादी पार्टी, लोहिया के नाम की पार्टी, मुलायम सिंह यादव की नेतृत्व वाली पार्टी, क्या किया, वो ले आए उस व्यक्ति को, राज बब्बर को ही, जिसने उनकी बहू को हराया था कुछ सालों बाद फिरोजाबाद पे। नफीसा अली यहाँ से लड़ी, और उसके अलावा अगर रामचंद्र मूलचंद जेठामलानी लड़े, वो बात दूसरी है, बड़े वकील हैं वो। संजय दत्त क्रिमिनल, उसको लिया है, फिर महसूस किया कि वो तो नहीं लड़ सकता चुनाव, वो वर्जित है चुनाव लड़ना, वो ख़त्म हो गया। मुजफ्फर अली आए यहाँ से लखनऊ से। क्या लखनऊ जिसको विजयलक्ष्मी पंडित थी जहाँ से एमपी, पुलिन बनर्जी क्रांतिकारी एमपी थे जहाँ के, आनंद नारायण मुल्ला जहाँ के लोकसभा सांसद रहे। लखनऊ भारत की तहजीब का प्रतीक रहा, बौद्धिकता का नमूना रहा। वहाँ फिल्म स्टारों को लाके सड़क पे भीड़ को जमा करके इन लोगों ने जितनी हीन प्रवृत्ति दर्शाई है वोटरों की, मुझे शर्म में आया का वोटर हूँ। ठीक है विक्रम साहब, ये मजबूर करना चाहता हूँ। जगह दूसरी जगह बात, लगभग हर सूबे में लखनऊ है, हर सूबे में एक लखनऊ है, और भगवान की ऐसी दया रही तो लखनऊ बढ़ते जाएंगे। लखनऊ इन्वर्टेड कॉमा बोल रहा हूँ, ऐसे लखनऊ आपको हर मंडल में मिलेंगे, भगवान की दया रहनी चाहिए। कंगना सलामत रहे और ये ट्रेंड सलामत रहे तो हर जगह लखनऊ हो जाएगा। सुनील साजन, एक आदमी को नेता बनने में आप लोग सौभाग्यशाली हो, जल्दी बन गए, अभी बहुत कम ऊंचाई अच्छी रही होंगी, अन्यथा 30 साल लगते हैं। भारत की परंपरागत राजनीति कहती है 30 साल निवेश कीजिए तो नेता बनने वाली क्लास में आप हो जाएंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे मुकद्दर। और ऐसी दवा भी है बाजार में, 30 दिन में सर्टिफिकेट लेके जहाज पकड़ लो मुंबई का। नॉमिनेशन टू सर्टिफिकेट 30 डेज ओनली। 30 साल वाले आपके स्वागत में खड़े होंगे माला लेके। सुनील साजन, ये ट्रेंड कहां ले जाएगा राजनीति को? देखिए अमिताभ जी, मैं केवल ये कहूंगा कि ये ट्रेंड राजनीति को रसातल में ले जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि राजनीति को गंगा सागर समझने वाले और अस्थायी दोनों चीजें, आपने शुरू में ही कहा कि ये अस्थायी है, टेम्परेरी है। हाँ, लेकिन ये सच है कि जो इतिहास आपने अभी दिखाया या हम लोगों ने भी सुना है, पढ़ा है, कि कितने बड़े बड़े जन नेताओं को ये फिल्मी स्टारों ने 10-15 दिन में उनका कैरियर खत्म कर दिया। तो क्योंकि चुनाव के माध्यम से खत्म किया। इसमें अभी वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि पार्टियों पे तो ठीक है, पार्टियों पे आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जनता पे आप कैसे सवाल खड़ा करेंगे? चुनाव तो जनता जिताती है ना। हाँ, ये ठीक इसलिए नहीं पाते अमिताभ जी, क्योंकि ये डायलॉग बोलने का पैसा लेते हैं, फीता काटने का पैसा लेते हैं, फोटो खिंचाने का पैसा लेते हैं, और राजनीति का सेवा भाव आप जान रहे हैं, हमसे बेहतर आप जान रहे हैं कि आपको जब भाषण भी करना होता है तो भी नेताओं को अपने पैसा लगाना पड़ता है, टेंट, माइक, इंतजाम, खाना पीना। हालांकि ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यही सच्चाई है। सच्चाई है। और ये बड़े बड़े स्टार अगर सोचे कि हम जाएंगे, डायलॉग बोलेंगे और पैसा हमको मिलेगा, फिर ये जान जाते हैं कि राजनीति में केवल पावर तो मिल सकता है, लेकिन मेहनत बहुत है, त्याग बहुत है।
लोगों की सेवा करनी पड़ती है, इसलिए कोई साल भर में, कोई 1.5 साल में खड़ा हो जाता है। जी, जहां तक ठीक सवाल कंगना रनावत का है, जी। तो वो तो बात साफ हो गई। बात शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर से, और आगे कहां खत्म हुई? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की लड़ाई एक तरफ और शिवसेना एक तरफ। तो वो तो सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर केस पीछे हो गया। अब भाजपा महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार कैसे गिराए, अपनी सरकार कैसे बनाए, इस पर बहस है। ठीक बात। मैं अमित पुरी को भी बीच में ले आऊं बहस में। अमित पुरी जी, सरल बात करें जो गाजियाबाद से गाजीपुर तक, बस्ती से बहराइच तक आदमी समझ सके। क्या कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी की नई हेमा मालिनी जी और स्मृति ईरानी के रूप में सामने आएंगी? परिस्थितियां वही बता रही हैं, परिस्थिति जन्य साक्ष्य वही बता रहे हैं। उनकी माता जी ने द्वार खोल दिया है, बेटी को जाना भर है। आज कंगना ने जितने भी ट्वीट किए वो 100% पॉलिटिकल ट्वीट है। उनका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं, रिया से कोई लेना देना नहीं, ठाकुर साहब जो उनके पिता है सुशांत, उनसे कोई लेना देना नहीं, सुशांत की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा सोनिया गांधी कौन है, उद्धव ठाकरे कौन है, बाल ठाकरे कौन थे, सरकार कैसे बनी महाराष्ट्र में। ऐसे गंभीर गूढ़ विषयों पर जिन पे शरद पवार जैसे लोग बोलते थे, उन पे कंगना जी ने बोला है। हम उनको नई स्मृति ईरानी के रूप में देखें या आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया? मैडम इन वेटिंग। मैं विषय रखूं जी। मैंने पूरी चर्चा का अभी प्रारंभिक भाग सुना, आगे जो भाग चलेगा फिर उस सेकंड राउंड में उसकी बात करूंगा। लेकिन एक बात से आपकी मैं सहमत हूं कि जीवन के वानप्रस्थ में मोक्ष की अवस्था राजनीति में ही भारतीय समाज में प्राप्त हो रही है। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। और यह भी सच है कि भारतीय समाज भावनात्मक होने के साथ नायकत्व की पूजा भी करता है। और सही है कि दक्षिण में पहले ये स्थितियां आई कि सेल्यूलाइड जो है उसके पर्दे के लोगों ने राजनीति की चमक को आगे बढ़ाया। अब ये दक्षिण से उत्तर की तरफ ट्रेंड बढ़ रहा है। लेकिन यह भी सही है कि राजनीति का चेहरा समावेशी होना चाहिए। आजादी के दौरान और उसके बाद कई बड़े वकील, मैं आज के वकीलों की बात नहीं कर रहा, कई बड़े वकील राजनीति के अंदर आए, कई प्रोफेशन से लोग और आए। तो राजनीति में कई प्रोफेशन से लोग आए, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, यह चर्चा भी सही है कि मेरे अंगने में कंगना तेरा क्या नकाम है। यह भी एक ज़ेरे बहस मुद्दा है भाई। और यह भी ज़ेरे बहस मुद्दा है कि कार्यकर्ता मरे जूझे, लड़े सिपाही नाम सरदार का होए। और यह भी सही है कि सोने की थाली में जोना परोसा, खावे गोरी का यार बलम तरसे, यानी कार्यकर्ता तरसे। वो तो तरस ही रहे, उनके भाग्य में नहीं लिखा। मुद्दे अलग नहीं है। हाँ। ये मुद्दे हैं, इन पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन 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 तस्वीर का एक चेहरा ही देखना काफी नहीं होता जी। और मैं ये स्वीकार भी करता हूं, यहां कौन ऐसा है जो इस बारिश में नहाया नहीं है। अभी चर्चा कर रहे थे विक्रम राव साहब लखनऊ की, और कह रहे थे कि इतने लोग अटल जी के खिलाफ लड़े, लेकिन अटल जी चुनाव जीते। कई और राजनेताओं के खिलाफ भी फिल्म स्टार लड़े और वो हारे, और वो राजनेता जीता हुए। लेकिन बहुगुणा जी का जो उदाहरण आपने दिया कि प्रयाग का चंदन हेमवती नंदन, वो चुनाव भले ही हेमवती नंदन बहुगुणा हार गए, लेकिन गढ़वाल के चुनाव के अंदर हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपनी राजनीतिक कुव्वत का और उस समय की राज सत्ता को चुनौती देकर आगे आने की कुव्वत दिखाई। तो टाइम इमॉर्टल में कहीं ना कहीं आदमी की वैलिडिटी प्रूव हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मोमेंटरस लॉसेस होते हैं, आई डू एडमिट। ठीक बात। मैं ओंकार जी के पास चलूंगा, उससे पहले एक गढ़वाल के उपचुनाव पर एक टिप्पणी करूंगा। गढ़वाल के चुनाव में नारा लगा हिमालय का चंदन हेमवती नंदन। ठीक है, बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन हमको सारा श्रेय मैं हेमवती नंदन जी को नहीं दे पाऊंगा। उस वक्त भारत की एक राजनीतिक धारा इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा करने के लिए गढ़वाल में अपनी समस्त ऊर्जा झोंके हुए थी। वो एक बहुत बड़ा प्रयास था जिसमें इंदिरा जी उस युद्ध में हारी। ये ठीक बात है। लेकिन उस दिन तो हेमवती नंदन बहुगुणा नहीं सो पाए जिस दिन परिणाम आया। पता है इलाहाबाद में क्या हुआ?
हेमवती नंदन बहुगुणा सभा कर रहे, उस सभा में आरडी साहू मान लो बैठे पीछे या दीपक मिश्रा बैठे, धीरे से कान में कह दिया अरे उधर अमिताभ बच्चन जा रहा, पूरी जनता पीठ कर दी बहुगुणा की तरफ, उधर देखने लगी। वो दृश्य फेस किया। राजनीतिक जीवन इसलिए होता है, 40-40 साल आदमी तपस्या करे, लाठी खाए, जेल जाए, मुकदमे झेले। ओंकारनाथ जी, अमित पुरी की यह बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा कोई नहीं जो इस बारिश में नहाया नहीं। अब वो किस्मत है किसके हाथ में कितनी बारिश आई, किसके भाग्य में, लेकिन नहाए सब दल, जिसको जो मिल गया वो उसी को लड़ा दिया। जब निरहुआ तक लड़ गए तो फिर कौन बचा बताओ? तो ओंकारनाथ सिंह को टिकट कहां से मिले? मसला तो यह भी है, दीपक मिश्रा को कहां से मिले? एक रात में जयप्रदा समाजवादी हो गई, एक दिन में, 24 घंटे में। लोहिया और लोहिया के बाद जयप्रदा भी, मान लो बहुत ही लड़ाई, अभी दीपक जी लड़ाई करने लगेंगे, हम जनेश्वर जी को भी रख देते हैं, लेकिन उसके बाद तो वही हो गई थी ना समाजवादी। अब आप कहते रहो जमुना प्रसाद बोस हैं, अब तो वो रहे नहीं बेचारे, उनको श्रद्धांजलि। और हमने लोहिया जी के साथ खाना खाया था, और कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया की इस साथ रिक्शे पर घूमे थे। कौन पूछ रहा है भैया कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया और जॉर्ज फर्नांडीज? ओंकारनाथ जी, देखिए अमिताभ जी, बात तो आपकी एकदम सही है जी, लेकिन सारे फिल्म स्टार को ये कह देना कि उनकी क्या आवश्यकता है राजनीति में, मैं इससे सहमत नहीं। आवश्यकता आप मैंने नहीं दक्षिण कहा, के फिल्म स्टार्स को ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूं उन्होंने योगदान क्या दिया ये बताइए। जो हमारे साथ नहीं, योगदान तो जब आदमी आता है योगदान देखिए, दक्षिण भारत में एमजी रामचंद्रन, जयललिता, करुणानिधि और एनटी रामाराव, ये चारों कलाकार थे और चारों ने सरकार चलाई और बहुत अच्छी छाप। सहमत। तो इसलिए ये सारी चीजें उनकी नकल उत्तर भारत में हुई। उत्तर भारत में ये स्थिति कब आई? जब राजनीति में राजनेताओं के पॉपुलैरिटी में कमी हुई, जब उनका क्या कहते हैं पॉपुलैरिटी कमी हुई कि भीड़ को आकर्षित नहीं कर पाते थे, तब वो ये सब चीजें शुरू हुई। आपको याद होगा नेहरू जी जब स्टार प्रचारक हुआ करते थे, जेबी कृपलानी साहब लल्लन जी से फैजाबाद में हार गए। आचार्य नरेंद्र देव एक वैद्य जी थे, अयोध्या में विधानसभा चुनाव हार गए। कांग्रेस की लहर थी, बड़े बड़े नेता ये हार गए चुनाव जी। तो ये सवाल है ऐसे राजनेताओं का, ऐसी जादू का काम मोदी जी ने किया था अपने सेकंड चुनाव में कि उनके नाम पे कई लोग चुनाव जीते, लेकिन उनके में ये कॉन्फिडेंस नहीं आया कि हम फिल्म स्टार को इस जगह न लड़ाई किसी और को लड़ाए। आप बताइए, हेमा मालिनी जी 3 बार से विधायक सांसद है, लेकिन अगर एक सेंटेंस बोलने को कह दीजिए तो बोल नहीं पाती हैं, न विकास क्या करती होंगी, काम क्या करती होंगी। धर्मेंद्र जी का भाषण सुन लीजिए तो आपको सर पे हाथ रख लेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। आप हमारे यहाँ भी थे गोविंदा जी, उनका भी भाषण भगवान राम भरोसे था। बता तो दिया, लेकिन जो राव साहब ने राज बब्बर की बात की। राज बब्बर पॉलिटिकल आदमी, राज बब्बर को मैंने इसलिए ग्रेस मार्क्स देके अलग रखा। स्टूडेंट लाइफ में मालूम है वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है ओंकार भाई, ठीक है, बाकायदे मालूम है, ठीक बात। शत्रुघ्न सिन्हा का एक विजन है, मैं दीपक मिश्रा आपके पास, ठीक है ओंकार भाई, मैं दीपक मिश्रा आपके पास सबसे बाद में आऊंगा, आरडी साहू के पास चलूंगा। एक बात ओंकार जी के कथन पर जरूर कहूंगा, 3 लोगों को ओंकार जी ने जो धारणा बताई उसका खंडन 3 लोग करते हैं इस परिप्रेक्ष्य में। लालकृष्ण आडवाणी राजनीति में भरी जवानी में हारे, उम्र की जवानी नहीं कह रहा हूं, सियासी पारी की भरी जवानी। आडवाणी बहुत पॉपुलर थे, लेकिन राजेश खन्ना को लड़ा दिया। राजेश खन्ना पहली बार पब्लिक के बीच में आए थे बिना आवरण के, तो पगला गए लोग। सुन लीजिए, बहुगुणा छोटे नेता नहीं थे तब भी, और राम नायक भी छोटे नेता नहीं थे अपने इलाके में तब भी, जब गोविंदा हरा के आए। इसलिए, और दक्षिण की बात कही, मैं उस पर एक हास्य में एक टिप्पणी करूंगा, मुझे लगता है लोग समझदार समझ जाएंगे। दक्षिण में स्टील की छोटी गिलसिया में कॉफी मिलती है, नीचे कटोरी लगा के। उत्तर में बड़े कप में मिलती है। अंतर है वहां की यहाँ की सियासत में। आरडी साहू, ये जो लोग अचानक से आते हैं मैगी की तरह, 2 मिनट मैगी, रोटी दाल चावल बनाने में टाइम लगता है। एक कल्याण सिंह पैदा करने में 30 साल लगे भारतीय जनता पार्टी को,
30 साल उत्तर प्रदेश में, तब कल्याण सिंह पैदा हुए। एक मुलायम सिंह के निर्माण में 30 साल लगे, 30 साल। पता है, पहले दिन से मुलायम सिंह नहीं थे जब वो जैन इंटर कॉलेज में जाते थे पढ़ाने को करहल में। 30 साल लग जाते हैं तब नेता एक शेप लेता है, एक आकार लेता है। अमिताभ जी यहां 30 मिनट में नेता और 30 दिन में सांसद, और भगवान नक्षत्र अच्छे रखे तो 40 दिन में मंत्री। जी साहू साहब, मैं आपको एक परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूं कि जो अभिजन वर्ग होते हैं, जो हर फील्ड में जो सफल व्यक्ति होते हैं, आपने कहा कि वो कहीं ना कहीं फिर राजनीतिक संस्कृति में आना चाहते हैं और राजनीतिक दलों के साथ अपनी भागीदारी कहते हैं, जिससे कि वो सेवा की भाव में आते हैं। जैसे कि चाहे वो बड़े डकैत भी हो, चाहे वो बड़े पैसे वाले हो, और बड़े अच्छे वकील हो, या बड़े अच्छे नेता जो अभिनेता हो। तो ये एक पॉलिटिकल कल्चर, ये जो राजनीतिक संस्कृति है, ये हर सभी राजनीतिक दलों की एक स्वीकार योग्य की एक संस्कृति बना हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि ये कोई खराब नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि पावर, जो शक्ति की बात कर रहे हैं, जो आपने अपनी बताया अपने अच्छे तरीके से, और लोगों ने भी बताया, जो जैसे कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, उसी तरह से उसमें और एक ऐड कर दीजिए, एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड पॉलिटिक्स, उसमें और ऐड कर दीजिए पॉलिटिक्स में भी, क्योंकि इसमें यही एक तरीका है जिसमें किसी बड़े लोगों को और एक प्रभावशाली तरीके से करिश्माई नेतृत्व की, करिश्माई चेहरे से सेलिब्रिटी बुला के शुरू करना, ये इसका एक नजीर है। को दक्षिण और मुंबई से निकाल के उत्तर प्रदेश की जमीन पर लाऊंगा, दीपक मिश्रा के पास चलूंगा। फूलन देवी बेमही किया, बेमही के बाद सीधे जेल ही चली गई, 14 साल रही, जेल से छूटी तो सीधे लोकसभा, अन्ना लखनऊ में, पंडित हरिशंकर तिवारी गोरखपुर में, वीरेंद्र शाही तहसीलदार चुनाव लड़े, तहसीलदार, जलवा कम था तहसीलदार का। हरिशंकर तिवारी को चुनाव की जरूरत थी क्या? वीरेंद्र शाही को जरूरत थी क्या? मुख्तार को जरूरत थी क्या, मुख्तार अंसारी को? लेकिन ये सियासत का ताबीज ऐसा है, बंगाली बाबा का दिया हुआ, हर समस्या का समाधान इसमें है, जो बड़े व्यवसायी, बड़े अभिनेता, बड़े डकैत होके आप नहीं हल कर सकते। एक एसटीएफ आपके गले में रस्सी डाल देती है, आप नेता हो जाते हैं, तो वही एसटीएफ आपके लिए बीड़ी सिगरेट भी ले आती है, वक्त हो तो। दीपक मिश्रा, देखिए अमिताभ जी, आज आप जिस गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, यह भारतीय राजनीति का एक स्याह पक्ष है। डॉक्टर लोहिया के शब्दों में अगर मैं कहूं, कम से कम लोहिया देश के बड़े समाजविद थे, इसको आपने स्वयं कई बार स्वीकारा है, विक्रम राव जी ने स्वीकारा है, और सभी सहमत हैं, यह भारतीय राजनीति का चरित्र दोष है। हम राजनीति को लोकवादी बनाने की बजाय, लोकोन्मुख बनाने की बजाय सीधे सीधे व्यक्तिपरक बना देते हैं। कंगना रनावत, अब आप देखिए, मैं देख रहा था फेसबुक पर, कंगना रनावत को छतरानी शिरोमणि बना दिया गया, यानी कि कहीं ना कहीं ये सारी विकृतियों का एक प्रतिबिंबन है, जो कभी कंगना रनावत के रूप में, कभी गोविंदा के रूप में आता है। और इसका परिणाम क्या होता है? जैसे अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है ना कि खराब मुद्राएं अच्छी मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती हैं। स्मिथ का एक हेमवती नंदन बहुगुणा जो पंडित नेहरू की ऊंचाई तक पहुंच सकते थे, एक अमिताभ बच्चन के नाते समाप्त हो जाते हैं। उनकी यात्रा को, अगर मैं ये नहीं कहता कि वो समाप्त हो जाते हैं, उनकी यात्रा में एक बड़ा गतिरोध आ जाता है। अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है, वकीलों का, मतलब वकील माने वो वाले वकील जो राजेंद्र प्रसाद वाले वकील जैसे वकील नहीं, उनका राजनीतिकरण, राजनेताओं का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का राजनीतिकरण क्यों नहीं हो रहा है? मुझे याद है कि संजय दत्त जी आ रहे थे, ऐसा स्वागत हुआ कि जयप्रकाश जी का वैसा नहीं हुआ होगा 77 की क्रांति के बाद। एक कार्यकर्ता ने जाने से मना कर दिया तो वो पार्टी से निष्कासित हो गया, और भाजपा ने तो इन विकृतियों को शिखर तक पहुंचा दिया, शिखर तक पहुंचा दिया। वो एक कहावत है ना कि मतलब आप दीवार उठाने के लिए आए थे, आप दीवार गिराने लगे, ये तो हद है। भारतीय जनता पार्टी
ने इन सारी विकृतियों को वहां पहुंचा दिया जहां से खड़े होकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आंसू बहा रहे होंगे। और मजे की बात आप देखिए, संघ जो शुचिता की बात कर रही है खामोश है। कल आ रहे हैं मोहन भागवत जी, क्या जवाब देंगे इन विकृतियों पर? ठीक बात, एक ब्रेक लेना और है। अब तो सवालों को दबाया जा रहा है। एक ब्रेक लेना है। अगर शहाबुद्दीन बिहार का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं, रामा सिंह करते हैं, राजन तिवारी करते हैं, ये लोग यहां सत्यनारायण कथा पढ़ने आए थे क्या राजनीति में? ये अपने अपने इलाकों के राजा तो पहले थे बिना राजनीति के, लेकिन तब मुख्यमंत्री इनको उठ के रिसीव नहीं करता है। आंखों देखी बता रहा हूं ओंकार बाबू, एक अड़े मार्ग पर मैं था, लालू जी मुख्यमंत्री थे, हलचल मची, पूछा कौन आ रहा है, बोले शहाबुद्दीन आ रहे हैं, जीन्स टी शर्ट स्पोर्ट शू बढ़िया गॉगल धूप का लगा के शहाबुद्दीन उतरे, लालू जी ने खड़े होकर कहा आजा मेरे शेर, और आलिंगनबद्ध किया। पूरी दुनिया के भी सबसे बड़े बाहुबली हो जाते तो भी ये सुख नहीं मिलता, इसके लिए नेता बनना पड़ता है। और शायद और यही बात अभिनेताओं पर लागू है। मैंने बताया ना, कपिल शर्मा का भी घर तोड़ दिया जाता है और कंगना का भी तोड़ दिया जाता है। कपिल शर्मा भी छोटा आदमी नहीं है, बड़ी पर्सनैलिटी है हिंदुस्तान की, घर तोड़ देते कौन लोग? बीएमसी के छोटे कारकुन, जिनकी तनख्वाह मेरे ख्याल से 20-25 हजार रुपया ज्यादा नहीं होगी किसी की, जो तोड़ने जाते हैं। आप नेता हो जाएंगे तो इससे बच जाएंगे, इसीलिए हर आदमी नेता होना चाह रहा बस। और आज इसलिए हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि कैसे सियासी मोहरों की तरह ये सिनेमा के चेहरे इस्तेमाल किए जाते हैं। वक्त आने पे छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महापंचायत में आज हम बात कर रहे हैं सिनेमा और सियासत के कनेक्शन की। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, अभी ओमकार नाथ सिंह ने कहा था कि राजनेताओं का आकर्षण कम हो जाता है लोगों के बीच में, ये भी एक बड़ी वजह है कि हम सितारों को मैदान में उतारते हैं। लेकिन एक वो दौर था जब नेता बोलते थे तो घंटों लोग सुना करते थे। जयप्रकाश का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, जयप्रकाश आंदोलन से न जाने कितने नेता निकले जिन्होंने अपने राज्य का नेतृत्व भी किया। अब ऐसे राजनेता अगर नहीं बन पा रहे हैं तो गलती किसकी? देखिए, मैं इस धारणा से सहमत नहीं। राजनेताओं ने, पॉलिटिकल बॉसेस, राजनेता तो बहुत बड़ी चीज होती है, जो बॉसेस हैं अपनी अपनी पार्टी के, उन्होंने फिल्मी सितारों का या क्रिकेटर्स या खिलाड़ियों का दुरुपयोग सिर्फ इसलिए किया कि किसी बहुत लंबे कद के आदमी को एक ही झटके में गिराना है। मेरी आपत्ति यहां पर है। ओंकार नाथ सिंह के खिलाफ लड़ाइए ना, काजल वो ऐश्वर्या राय को, काजोल को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप भी कहेंगे अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ाएं, मायावती के खिलाफ लड़ाएं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ाएं, तो मैं इससे सहमत नहीं होऊंगा ना। यह राजनीतिक मर्यादा के विरुद्ध आचरण है। ऐसा करिएगा तो फिर राजनीति करने वाला आदमी राजनीति में नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे, प्रवासी पक्षी। विक्रम राव साहब, अगर यही चलन रहेगा तो प्रवासी पक्षी आएंगे। और बार बार वकीलों की बात हुई, तो जो आजादी के समय वकील लोग थे, राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल, जवाहरलाल, मोतीलाल नेहरू, उन लोगों ने कपड़े लत्ते, जूता चप्पल तक बदल दिया था जब राजनीति में आए थे। तब राजनीति में आए थे। राजनीति का गंडा जब बांधा था हाथ में, तो मखमली कपड़े छोड़ दिए थे और रोल्स रॉयस छोड़ दी थी। विक्रम राव साहब, अमिताभ जी, ऐसा ही प्रयोग अमिताभ जी हो चुका है भारत में। सवाल उठा था ग्वालियर में, लोहिया ने वहां के मतदाताओं से कहा
तुम्हारा जो संडास साफ करती है, आंगन में झाड़ू लगाती है, सुखो रानी मेहतरानी, उसको वोट दो बजाय महारानी के जो बैठी रहती है महल में, महारानी सिंधिया। और उसको छोड़ के वही समाजवादी पार्टी ने यूपी से फूलन देवी को भेजा लोकसभा में। क्या भाषण दिया उसने, क्या ग्रंथ छपा उसका, क्या योगदान रहा। बिना छक्का लगा सचिन तेंदुलकर रहे, बिना गाना गा लता मंगेशकर बनी रही। ये रहा भारतीय संसद का इतिहास। तो कभी कभी तो शर्म आती है एक राजनीति शास्त्र के छात्र होने के नाते, इस पर गौर करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात की आपने। सुनील साजन, वही मसला, रोटी बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लकड़ी लाइए, चूल्हा बनाइए, आटा लाइए, गेहूं लाइए, पिसाइए, सब तरकारी काटिए, सब मसाला पीसिए, खाना बनाइए, खाइए, उस प्रक्रिया से तो गुजरिए। ये वैसे ही है कि वैष्णो देवी में हम लगे लाइन में, आया 12 घंटे बाद नंबर, और ओंकार जी CISF से BSF से पास लेके पहुंच गए, ये 5 मिनट में दर्शन करके बाहर आ गए और नारियल और मिला इनको। सुनील साजन, देखिए अमिताभ जी, मैं केवल यही कहूंगा कि ये राजनीतिक पतन है, और ये आपने सही कहा कि जो राजनीतिक मर्यादाएं हैं, कोई स्टार लड़े, कोई हीरो हीरोइन लड़े, कोई उद्योगपति लड़े, अगर नॉर्मल सीट पे लड़ता है, किसी नॉर्मल नेता विधायक के सामने लड़ता है, जनता तय करे। हाँ, जब एक जन नेता को, बड़े नेता को केवल हराने के लिए, बेइज्जत करने के लिए एक स्टार को आप लड़ा देंगे, तो कहीं न कहीं ये जो राजनीतिक मर्यादा है वो खत्म हो रही है। जी ठीक है ओंकार जी, जो वसूल, जी बिल्कुल ठीक। ओंकार जी, एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूं, इससे सब गुजरे हैं यहाँ टीवी, मानो नहीं मानो आपकी मर्जी, ये तो लोकतंत्र में आजादी है, लेकिन सच जनता तो जानती है। ओंकार जी टाइम मांगे अपनी पार्टी में, अमित पुरी अपनी पार्टी में, दीपक मिश्रा की नहीं कहूंगा, ये तो शिवपाल जी से मिल ही लेंगे जब चाहेंगे, या सुनील साजन, ये प्रतीक है, नामों में मत जाइए, अपने बॉसेस से। हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना भी लग जाए, ठीक। सिनेमा वाला टाइम मांगता है तो 5 मिनट में मिलता है और 2 घंटे मुलाकात हो जाती है, क्या, और फोटो भी उसकी ट्वीट कर दी जाती है कि फलाने आए या फलानी आई और देश की ज्वलंत समस्याओं पर विचार विमर्श किया। ओंकार जी, राजनीतिक कार्यकर्ता क्या करे, इस बीमारी के सब शिकार हैं, सब। जी एक बात आपको बतानी थी, जो आपको शायद ये सूचना है कि लाल कृष्ण अडवाणी जी राजेश खन्ना से चुनाव हार गए थे। नहीं, उनके खिलाफ राजेश खन्ना लड़े थे, उसके पीछे मंतव्य भी यही था, मंतव्य यही था कि अडवाणी को सिंगल स्ट्रोक में हरा दो। उनके मार्केश की दशा नहीं चल रही थी तो बच गए बेचारे, लेकिन जान तो उनकी सांसद में रही। आपकी बात सही है जी, लेकिन एक बात तो ये मान लीजिए, ये जो फैसला तो जनता करती है। अगर जनता समझती है कि एक सिनेमा कलाकार एक बहुत बड़े नेता से अच्छा है, तो हम आप क्या कर सकते हैं। ठीक, हवा चलती है चुनाव, ये अच्छा है, और जो चुनाव की हवा चलती है, ये जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ठीक बात, अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि ये हमेशा प्रॉब्लम आती रहेगी और अच्छे लोगों को चांद बिगड़ता रहेगा। यही बात ठीक है ओंकार भाई, ठीक बात है। यही बात हरिशंकर जी को टिकट देते समय नरेंद्र तिवारी ने कही, यही बात शहाबुद्दीन जी को टिकट देते समय लालू जी ने कही, यही बात तहसीलदार को चुनाव लड़ाते समय भाजपा ने कही, और यही बात फूलन देवी को चुनाव लड़ाते हुए नेताजी ने कही। ये तर्क सबके लिए अच्छा है, ठंडा ठंडा कूल कूल, अच्छा तर्क है। साहू साहब, एक बुनियादी सवाल, पॉलिटिकल वर्कर। हाँ जी, पॉलिटिकल वर्कर एक टर्म है, उसमें नेता भी शामिल है जो 20 साल 30 साल कर चुके, आज के दौर में अपने बॉसेस से नहीं मिल पा रहे, क्या जिसने 2 सीरियल भी किए हो वो भी आ जाए तो सारे गेट खुल जाते हैं, बिल्कुल भव्य हो जाता है। बोले भाई नाश्ता लगाओ, कचौड़ी मंगाओ, है क्या, फिर कार्यकर्ता कहां से आएगा। आदमी सोचेगा पहले 2 सीरियल कर लो, फिर पार्टी ज्वाइन करेंगे आके। देखिए अमिताभ जी, जी मेरा ये मानना है कि इसको एक
एक बिजनेस प्रपोजल की तरह देखिए, और इसमें दो चीज़ आती है, डिमांड एंड सप्लाई। और पॉलिटिकल पार्टीज इसको एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ये लोग काफ़ी प्रभावी ढंग से इनको उनका जो प्रॉस्पेक्ट है, उनकी जो वो है वो दिखाई देता है कि इनके माध्यम से हम लोग ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपने देखा होगा जो बहुत सारे, जैसे हमने कहा कि समय बदल गया है, वाजपेयी जी की भाषण बारिश में भी लोग सुनते थे, ये भी बात लोग कहते हैं। और आज मैं बताता हूँ बहुत सारे नेता अपनी बात को रखने के लिए भी अपने जो मीडिया की माध्यम से ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है जैसे कि बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, इतने सारे लोग ट्वीट किया। तो ये एक तरह से जो मीडिया का भी रोल है, ये भी कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसको लॉन्च करने में, प्रोडक्ट को बिकने में भी बहुत मदद किया है। होता है ना, मेरा ये मानना है कि जैसे आपकी, ठीक है, आगे आपकी बात। होता क्या, एक कहावत थी, गुनाह कोई करे पिटता काड़ू है। मसला कहीं को मीडिया से ला के फोड़ दो और कह दो कथा समाप्त हुई। अच्छा है, ये भी अच्छा है। दीपक मिश्रा जी, मैं उसी सवाल पर आता हूं। पॉलिटिकल बिग बॉसेस के साथ, उनके साथ 30 साल संघर्ष करने वालों को एक्सेस नहीं मिल पाता। महीनों देहरी में माथा रगड़ रगड़ के माथे की रेखा मिट जाती। देहरी का तो कुछ नहीं बिगड़ता, उनकी रेखा जरूर मिट जाती। मुलाकात नहीं कर पाते, मैसेज नहीं दे पाते, चिट्ठी के जलन खत्म ही हो गया। जो 2 सीरियल भी कर लेता है उसकी गाड़ी सीधे अंदर जाती है। क्या ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ता कहां से क्यों बनेगा आदमी? वो पहले बड़ा बिल्डर बनेगा, बड़ा डकैत बनेगा, बड़ा सिनेमा वाला बनेगा, फिर आपकी छाती पे मूंग दलेगा आके सीधे डायरेक्ट। लोअर कोर्ट में क्यों जाएं जब सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? दीपक मिश्रा जी, देखिए मान्यवर, आपकी बात से इंकार करना एक स्याह सच को नकारने जैसा है, और ये सच है। यही कारण है कि राजनीति में अब जो नेतृत्व है वर्तमान, वो किसी भी दल का हो, वह लोहिया जयप्रकाश नहीं बन पाता। लोहिया का बहुत सारा प्रभाव सिनेमा में था। कई लोगों ने सिनेमा बनाए हैं और सुपरहिट फिल्में बनाई, लेकिन अपने किसी सिनेमाई साथी को उन्होंने विधान परिषद या राज्यसभा नहीं भेजा। स्नेहलता रेड्डी तो बकायदे धरना देते हुए जान तक गवा बैठी थी लोहिया के आह्वान पर। अब आप ये बताइए, तो इन विकृतियों के साथ राजनीति करनी है? वो कहते हैं ना कि लेके आएगी ना कोई राह जुदा, भीड़ के साथ इसी दलदल में उतरना होगा। तभी तो लोहिया ने कहा था कि राजनीति में सफाई तब होगी जब कार्यकर्ता अपनी आवाज अपने दल के भीतर भी उठाए। नेहरू खुला मंच देते थे अपने दल के नेताओं को सवाल खड़ा करने का, इसलिए नेहरू हुए और 17 साल तक निर्वाध राज किए। उन्हें चाइना से युद्ध के बाद भी नहीं हराना पड़ा, उन्हें युद्धोन्माद नहीं पैदा करना पड़ा, उन्हें झूठ नहीं बोलना पड़ा। वो मंच से जाकर अपनी बुराई को दीपक जी, आपने बिल्कुल अच्छी बात, फिर भी अजय रहते थे, कोई मिमिक्री नहीं सजानी पड़ी और सुनाते थे। जी, मैं अमित पुरी के पास बस एक बात कह के खत्म करूंगा। सुनाते थे जो गजल सुखनवर, जहां से हो चुके हैं रुखसत। जो हम सुन रहे हैं ये जबान उर्दू की मरसिया है। आज की सियासत की मरसिया है, इसे रोकना होगा, वरना सियासत मर जाएगी, लोकतंत्र मर जाएगा, लोहिया और जयप्रकाश के सिद्धांत मर जाएंगे। मैं एक बात कह के अमित पुरी के पास जाऊंगा, इस संदर्भ से अलग है। नेहरू का जिक्र किया दीपक भाई ने, किताबों में क्या लिखा ये तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाया, लेकिन पिछले 30-35 साल में भारत के जो राजनीतिक नेतृत्व हुआ उसके साथ मेरा संवाद ठीक ठाक रहा, उसका वॉल्यूम अच्छा है। मुझसे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था एक बार, 6 रायसीना में उन्हीं के यहाँ बैठा था, जवाहरलाल जी की बात चली तो उन्होंने कहा था कि पंडित जी, जवाहरलाल जी मन से लोकतांत्रिक थे, विवशता में लोकतंत्र उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, वो मन से लोकतांत्रिक थे। इस टिप्पणी को याद रखना चाहिए सब लोगों पर, सब लोगों को, जब जवाहरलाल जी पर कोई टिप्पणी हम लोग करें। अमित पुरी जी, छोड़िए जवाहरलाल जी का मसला, फिर वापस आ जाते हैं वही बात। आप हर दिन जाएं और गेट पर गार्ड को, जो पुलिस खड़ी उसको दिखाएं अपना विजिटिंग कार्ड, भैया मिलना है क्या? महीनों नहीं बुलावा आएगा। और 2 असफल फिल्में भी कोई दे दे, सफल छोड़ो, और इच्छा भर जता दे क्या, तो मैसेज जाएगा कि टिकट भेज दे जहाज की,
ये नहीं तो किसी कार्यकर्ता कोई लगा दे तुम्हें लेके आ जाए। राजनीति में संघर्ष क्यों करेगा आदमी? जब शॉर्टकट उपलब्ध हैं तो लंबे रास्ते क्यों जाएं? अमिताभ भाई, मैं उत्तर दे रहा हूं और जी। आज इस निवेदन के साथ दे रहा हूं जी। कि लास्ट में आपकी संपादकीय टिप्पणी से कुछ क्षण आप मुझे आज प्रदान कर दे, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प मसला आप लेके आए। जी। कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति तो यह मानता है इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दाता कोई है तो विधाता है। ओंकार भाई ने एक जिक्र किया कि राजनेताओं की पॉपुलैरिटी घट रही है, इसलिए फिल्म स्टार आ रहे हैं। असहमत। मैं इस बात से सहमत नहीं, क्यों कि श्री राजीव गांधी उस समय अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पे थे जब अमिताभ बच्चन को लेकर आए थे, और उनके साथ एक इमोटिव इशू भी जुड़ा था भारतीय समाज का। इस व्यक्ति की मां का देहांत हो गया है, ये बेचारा अनाथ है, इसका साथ दो, तो 400 से ज्यादा सीटें मिली थी। 415। तो मसला इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आपने चर्चा की ये लोग राजनीति में क्यों आते, ये खाली वित्तेषणा के लिए नहीं आते, ये लोकेषणा के लिए भी आते हैं, यानी लोक संग्रह और पॉपुलैरिटी के अंदर आगे और जो भूख है उस भूख को एड्रेस करने आते हैं। आपने वकीलों की चर्चा की, मैं एक लाइन में कह रहा हूं, वो वकील वो थे जो देश के लिए लड़ रहे थे, ये वकील वो हैं जो चारा घोटाले की बेल कराने के लिए राज्यसभा की सीट के लिए लड़ रहे हैं। मैं इशारे से कह रहा हूं, किसी का नाम लेकर नहीं कह रहा, लेकिन एक चर्चा चली इस मैंने पूरी जाने चर्चा के कितने दौरान, वकीलों को और नाम इसलिए नहीं उस पे आ लूंगा, रहा हूं। लालू जी के दरबार में ये बैठे लोग कहते देखा हैं जमाने खलक की कि राज्यसभा भेज दो माई बाप। जी बस 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 आप पहुंच गए, पहुंच आप गए? पहुंच गए। मैं अरे हम कहां तो पर था? बैठे देखा, अब मैं पहुंचना क्या महाराज? आखिरी लाइन कहना चाहता हाँ। हूं। दीपक भाई ने एक बात कही जी कि डॉक्टर लोहिया की दीनदयाल जी की आत्मा कब कब रोई। मैं जानता हूं दीपक भाई अभी प्रसपा के रास्ते में है, लेकिन जब अमर सिंह उवाज चल रहा था तब ये उन्हीं के रास्ते में थे। और विक्रम राव साहब के संदर्भ से एक बात पहले कह दूं, तब दीपक भाई पे एंड करूंगा बात को। ये वो लखनऊ है जहां से हम बैठ के बहस कर रहे हैं। यहां की एक मशहूर तिवायफ, एक शमसुद्दीन नाम के हकीम थे, उनके खिलाफ लड़ी थी दिलरुबा, और लखनऊ की गलियों में नारा गूंजा था, दिल दीजिए दिलरुबा को, वोट शमसुद्दीन को। और वो तवायफ हार गई और शमसुद्दीन साहब जीत गए। ये इस लखनऊ की तासीर है, इसलिए साहस करके इस जमीन से कह रहा हूं, ये नारा लालजी टंडन ने ही गढ़ा था। हाँ। लेकिन ये तय जानो जी। फिर कूद, नहीं ये नारा पहले से था, लालजी टंडन साहब ने उसको कोट किया, जी। ये हकीकत में है लखनऊ के अंदर। ये तय जानो फिर कूदो उसूलों की लड़ाई में, कि रात कुछ न बोलेगी चरागों की सफाई में। जिस दिन अनिल अंबानी को राज्यसभा भेज रहे थे तब आपकी पार्टी के चाचा और भतीजे की लड़ाई नहीं थी। जिस दिन आप तमाम तरह से नेतारिकाओं को जोड़ करके सेफाई का महोत्सव करा रहे थे, उस दिन भी आपकी और चाचा की और भतीजे की लड़ाई नहीं थी। तो डॉक्टर लोहिया की आत्मा कब कब रोई है, चलो ये ठीक है। आने अब वाले लोहिया जी इतिहास और की रोशनी दीनदयाल जी दोनों की दिखेगी आत्मा का कि लोहिया विश्लेषण के हो गया आंसू महाराज। कहाँ बिल्कुल कहाँ अमित थे पुरी, और कहाँ अमित पुरी, अगर डॉक्टर लोहिया का उदाहरण आप दे रहे हैं तो पंडित दीनदयाल का भी दे दीजिए, उनकी आत्मा भी कब कब रोई है, ये भी आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा। लेकिन एडिटर्स पॉइंट के लिए मैं अमिताभ जी आपका रुख करूंगी। ये टू वे रिलेशनशिप है सर, एक हाथ दे एक हाथ ले। सितारों को पता है सियासतदान से कब और क्या चाहिए, और सियासतदान को पता है कब सितारों का इस्तेमाल करना है। जी देखिए, मैं तो एक बुनियादी बात के लिए बहस लेके आया, बाकी कंगना का भी स्वागत और सबका स्वागत। जो आना चाहे सबके लिए खुला मैदान है, लोकतंत्र है। लेकिन मेरे मन का, मेरे विचार यात्रा का जो पाथेय रहा वो मुझसे कहता है कि अवसर और साधनों की समानता होनी चाहिए। राजनीतिक कार्यकर्ता और सिनेमाई आदमी के बीच में जब चुनाव होता है तो अवसर और साधनों की एक रूपता नहीं रहती, समानता नहीं रहती। आप 100 मूड के हो जाओ, कुछ नहीं कर सकते। कहां जाएंगे भाग के? इलाहाबाद में छज्जे गिर गए थे, छज्जे गिर गए थे। इलाहाबाद कचहरी की बाउंड्री टूट गई थी जब बच्चन साहब नॉमिनेशन करने गए थे। बहुगुणा जी क्या खा के लड़ते चुनाव?
रहे होंगे आजादी की लड़ाई में, लेकिन यहां तो शोले दिख रही थी और जंजीर। लड़कियों ने दुपट्टे फेंक दिए बच्चन साहब पर। जिसने हाथ मिला लिया 7 दिन हाथ नहीं धोया, देवरा बाबा की तरह हाथ ऐसे किया रहा। ये चुनाव का समाजशास्त्र है क्या? ये चुनाव की आचार संहिता है क्या? राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भ्रूण हत्या हो जाती है, भ्रूण हत्या। और कहां पर करूं सिंगार पिया मोरा आंधर ने, किससे कहें तो पार्टी से निकाल दिए जाए। बोले अच्छा आप ज्यादा नेता बन रहे हो, पार्टी किसकी मेरी, फैसला कौन करेगा? मैं। जाइए माला खरीदिए और स्वागत करिए उनका। क्या सच नहीं है? मैं राजनीति में नहीं हूं, फिर भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं की पीड़ा को स्वर देने आया, क्योंकि मैं जानता हूं वो ये बात कह भी नहीं सकते अपने यहां, कहेंगे तो निकाल दिए जाएंगे, इसलिए मुझे कहना पड़ा ये कड़वी बात। कंगना जी कल राजनीति में आएंगी अगर, तो दीनदयाल जी के साथ काम किया हो, चाहे किया हो श्यामा प्रसाद जी के साथ काम, वो तमाम भाजपा के जनसंघ के कार्यकर्ताओं से सीनियर हो जाएंगी विद इन फ्यू मिनट्स, हो जाएंगी ना। मसला ये है, तोताराम यादव मैनपुरी में शायद एक बार कुछ गड़बड़ भी कर दिए थे, तो भी मैं उनका विषय एक बार मैंने उठाया था उस ढंग से, लेकिन पुराने आदमी हैं तोताराम। लेकिन तोताराम जयप्रदा से एक झटके में नीचे हो गए, ऐसे सैकड़ों तोताराम थे सपा में, हो गए तो हो गए क्या? उनका आसन आगे लगने लगा, क्या सच नहीं है? एक अच्छा सीरियल, भारत के मन को छूने वाला रामायण, लेकिन था तो सीरियल, उसमें दीपिका चिखलिया बनी सीता मैया, बालपन में संसद में आ गई। बालपन उम्र से मत जोड़ेगा, उम्र तो वही थी जो संविधान ने कही है, उनका मन बालपन वाला था। क्या वो कभी मुंह उठा के भी नहीं संसद में कुछ बोली? लेकिन सीता मैया की जय, जो रावण का किरदार किया उसको भी बना दिया, वो भी सीनियर हो गया। तब अमित पुरी की कौन पूछ होगी? कैसे होगी? शहाबुद्दीन चुनाव लड़े तो उनके खिलाफ ओंकार नाथ सिंह बराबरी का चुनाव कैसे लड़ लेंगे? आप बताइए ना मुझे, कैसे लड़ लेंगे? और जो कह रहा है वो झूठ बोल रहा है, नहीं लड़ सकते आप ना। पता है क्यों नहीं लड़ सकते हैं? आपको टिकट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, नेता की जनसभा का टाइम भी चाहिए, 3 चीजें चाहिए। अब नेता को कुछ नहीं चाहिए, वो कहेगा टिकट दो, 15 दिन बाद मिलते हैं जीत के। क्या 5 करोड़ भी लगा दूंगा, मुंबई से एजेंसी भी ले आऊंगा मैनेजमेंट वाली, और 1000 सुंदर लड़कियां क्षेत्र में कार्यकर्ता के रूप में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। सुनील साजन कहां से लाएंगे इतना? दीपक मिश्रा कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे? अमित पुरी कहां से लाएंगे? नहीं ला सकते। इसलिए मैं मुद्दा लेके आया, बाकी मुझे क्या समस्या है? मैं उन पर डिबेट करने लगूंगा। मान लीजिए कल कंगना महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री हो जाए तो भी स्वागत, भारत की बेटी तो है, क्या दिक्कत है? लेकिन उन तमाम लोगों का क्या होगा जिन्होंने राम नाईक के साथ पांव 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 लोकल में घूम घूम के संघर्ष किया है, पसीना बहाया है। 2 ऐसे राज सिनेमाई व्यक्तित्वों को मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, जो बाद में सांसद हुए, जिन्होंने अपने क्षेत्र के मतदाताओं से कह दिया थोड़ा दूर हटके खड़े हो, पसीने की बदबू आती है। यह बात तो जवाहरलाल ने कभी नहीं कही किसी से, इंदिरा गांधी ने नहीं कही, अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं कही होगी। जितनी सहजता से आप बहुगुणा से मिल सकते थे विक्रम राव साहब, उतनी सहजता से आप अमिताभ बच्चन से कभी नहीं मिल पाए होंगे। बहुगुणा आपको नाम से जानते होंगे, वो हजरतगंज के तांगे वाले को भी नाम से बुला लेते थे। बच्चन साहब के सुविधा आपको नहीं मिलेगी। बच्चन साहब एक प्रतीक हैं, मैं बच्चन साहब का व्यक्तिगत तौर पर आदर करता हूं,
बड़ी विभूति है अभिनय की। इसलिए मैं कह रहा हूं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में अद्भुत हैं, लेकिन वो भारत की संसद का अनिवार्य हिस्सा हो ये कतई जरूरी नहीं। बड़ा साहित्यकार है, उतना ही पर्याप्त है सम्मान के लिए, जरूरी है नेता भी बने। और आखिरी बात कह के समाप्त कर दूंगा, महाराष्ट्र की जिस पार्टी की इस वक्त सरकार है, जिनके मुख्यमंत्री हैं शिवसेना, बाला साहब ने वीडियोकॉन के मालिक दूत को राज्यसभा भेज दिया। उनका योगदान आज तक नहीं पता लगा, कुछ जांचों में और मामला फंसा घूम रहा है, ईडी फेमा। इनसे राजनीति कलंकित होती है, संसद कलंकित होती है। लड़के आइए, जूझ के आइए, मैदान में पसीना बहा के आइए, फिर सियासत करिए तो अच्छा लगता है, अन्यथा अभिनय करिए। धन्यवाद। तो महापंचायत में आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ तमाम गेस्ट जो जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अमिताभ जी ने बहुत अच्छी बात कही कि लोकतंत्र में आज़ादी है, आप चुनावी मैदान में उतरिए ज़रूर, लेकिन वो मेहनत आपकी दिखनी चाहिए। बस महापंचायत में आज इतना ही, दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए R9 TV, सिर्फ और सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।